बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नहीं भी हैं तो हो जाइए, या अल्लाह करे हो जाए, अगर नहीं भी है तो एक्सप्रेसो का आगाज हुआ चाहता है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो। धुंध के साथ लाहौर वाले जो हैं वो ध्यान से रोड पर जाएं, क्योंकि अभी आज सुबह सुबह अच्छी खासी धुंध भी थी और हवा भी काफ़ी चल रही थी, यानी कि मौसम के हवाले से जो पेश गोई थी महकमा मौसमियात की वो आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल हो रही है और अब बारिशें, बर्फबारी और इस तरह के मामला रहेंगे और सर्दी में भी इजाफा होगा। सो बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल नया सिस्टम जो है बारिशों का वो दाखिल हो चुका है मुल्क में, और इसी सिलसिले में कल बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में शदीद बारिश भी हुई और कुछ में हल्की भी हुई। कराची के अंदर अगले 2 दिनों में कुछ हल्की धुंध रहने का भी इम्कान है। मैं न्यूज़ में ये भी सुन रहा था। कराची वालों के लिए बहरहाल ये मौसम किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए सर्दी आती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग, यानी कि आप जो कराची में हमें देख रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉइंग अप टू द मैक्सिमम जिसे कहते हैं, वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दैट हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न हो रहा था। मैं कल एक बात पे बड़ा सोच रहा था और वो PSL के हवाले से था। सुबह सुबह नहीं, कल शाम से हो रहा हूँ मैं। सुबह सुबह तो बात कर रहा हूँ ना, अब शाम को मेरा शो नहीं ना होता तो खैर हाँ। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि अभी तक PSL का एंथम नहीं आया, इतना टाइम हो गया। मतलब इतनी खबरें बनी, इतना माशाल्लाह लोगों ने हेडलाइंस में बताया हमारे शो के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को काट के कि जी आतिफ असलम और आयमा जो है वो टाइटल सॉन्ग गाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। के लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए हौसला, तहम्मुल, सब्र का इम्तिहान। वैसे इस पे भी कुछ लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा चूंकि नसीबो जो है वो तू झूम गाने में मसरूफ थे, इसलिए ये एंथम नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने कहा कि मे बी अभी PCB वही आप वाली बात की बहुत अच्छी कोई चीज़ बना रहा है। लेकिन मेरे लिए सोचने की बात यह कि आज आई थिंक इट्स 19th ऑफ जनवरी और 27 से PSL शुरू हो रहा है और 6-7 दिन बाकी, और अभी तक आई थिंक पहली दफा इतना लेट हुआ है मुझे ऐसा लगता है। वैसे मेरे हाल से इतने ही दिन पहले आता है, हर बार 1 वीक पहले PSL का एंथम आता है, ताकि वो 1 वीक के अंदर याद हो जाए लोगों को। जिस तरह ग्रूव मेरा भी आया था लास्ट ईयर, तो उसमें भी बहुत वैसे उनको इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने का लोगों को टाइम ही ना मिले, PSL शुरू हो जाए। हाँ, ताकि जैसा भी बने। खैर इसके अलावा हमने उस दिन आपके सामने तू झूम का जिक्र किया था, तो उसकी मेलोडी भी कुछ इस वक्त इब्हाम का शिकार हो गई कि जुल्फिकार जब्बार साहब जो है उन्होंने ये मेलोडी चोरी की है, लेकिन अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। अगर ये की है तो बहुत बुरी बात है जुल्फी भाई, लेकिन अगर नहीं की तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर चूंकि कॉपीराइट्स के हवाले से कुछ खास रूल्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। खास तौर पर हमारी तो इतनी चीज़ें बॉलीवुड में या भारत में चुरा ली जाती हैं जिसको हम क्लेम ही नहीं कर सकते। जैसे एक साहब है वो मुसलसल हमारे लेजेंड नुसरत अली खान साहब के, अताउल्लाह खान के गाने गाए जा रहे हैं और हम उनको पकड़ नहीं पा रहे। नाम क्या है? आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो जो जुबिन, हाँ जुबिन नटियाल, उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब गानों का बेड़ा गर्क किया है। वैसे सॉरी टू से, लेकिन कोई बात नहीं, कॉपीराइट्स के हवाले से और राइट के रूल्स होने चाहिए। देयर शुड बी अ राइट अबाउट कॉपीराइट, यू नो, और पाकिस्तान में इसको क्लेम नहीं कर सकते। बहुत से आर्टिस्ट स्पेशली रोते नजर आते हैं, उनका काम चोरी हो जाता है और उनको उनका हक नहीं मिलता। तो अगर इस गाने के बारे में, जो कि बहुत बड़ा सॉन्ग है, आबिदा परवीन जी और नसीबो साहिबा ने जो गाया है, अगर ऐसा कुछ है तो ये ठीक नहीं है। खैर वी हैव अ लॉट टू शेयर। सुबह सुबह हमने कहा था कुछ सख्त बात नहीं करेंगे, इसलिए हम लाइट बातों में थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए। गेटिंग बैक टू द शो, शुरू करते हैं और देखते हैं आज की हेडलाइन। मुल्क की सियासत में डील और बगावत की बाज़गश्त, हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान संगीन इल्जामात, एक दूसरे को चैलेंज दे दिए। ओपोजिशन को फिर मुत्तहिद करने की कोशिश, बिलावल भुट्टो ने PDM को इस्तीफों से पीछे हटने पर साथ चलने की बड़ी पेशकश कर दी। कराची में मुहाफिज कातिल क्यों बन गए? नौबेहाता नौजवान शाहरुख के कत्ल में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी, संगीन मुकदमात में मुलव्वस। कोरोना की 5वीं लहर में तेजी, कई बड़े शहर ओमिक्रॉन के निशाने पर आ गए। 16 साल से कम उम्र अफराद की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर। स्नो लेक, तवील तरीन बर्फानी रास्ते पर सफर की दास्तान देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी थैलेसीमिया से मुतासिरा नन्हे मासूम बच्चों से। जनाब हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी बात होगी मुल्क की सियासत पे। आज की बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। वैसे जैसे जैसे मुल्क इलेक्शंस की जानिब जा रहा है ना, दिलचस्प हो रही है सियासत की सूरत हाल और दिलचस्पी बढ़ती जा रही है इसमें। और एक जर्नलिस्ट के लिए मैं कहता हूँ वो बेहतरीन साल होता है जिसमें इंतखाबात होते हैं। हमें तो बहुत कुछ मिलता है बात करने के लिए। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत की अगर बात करें तो मुसलसल जो लफ्जी गोलाबारी है एक दूसरे के ऊपर जारी है और अब तो बयानियां बनाने की एक फाइट हो रही है। परफॉर्मेंस पे बात नहीं हो रही, बल्कि डील के इल्जामात के इर्द गिर्द मौजूदा जो पॉलिटिक्स है वो घूमती नजर आती है। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस वक्त धुआंधार बयानात का सिलसिला जारी
है, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जवाबुल जवाब का सिलसिला जारी है। दोनों जमातों की जानिब से बगावत के दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, जो मुशीर, उसके अलावा शहबाज गिल साहब शामिल हैं, उन्होंने 4 सीनियर लीगी रहनुमाओं पर कुछ खुफिया मुलाकातों और नवाज शरीफ से बगावत का इल्ज़ाम लगाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने आगे से जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी हम 4 नहीं, आप 4, जिसमें उन्होंने इलाकों का नाम लेके कहा कि जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो इमरान खान को हटाकर खुद वज़ीर आज़म बनने की लाइन में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब खुफिया मुलाकातों और डील के मामले पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वफाकी वज़रा हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है कि वो हिम्मत करें और नाम बताएं कि किस अहम शख्सियत से हमने मुलाकात की है। नून लीग के रहनुमाओं ने ऐसा कहा है। कल मरियम नवाज साहिबा भी सामने आई और जो बगावत की बातें हैं नून लीग में उसको मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि नून लीग एक चट्टान की तरह मुत्तहिद है। वफाकी वज़रा अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की जो बयानबाजी है वो किए जा रहे हैं। बयानबाजी से लग रहा है कि हुकूमत को हफ्तों और महीनों की नहीं बल्कि चंद दिनों की मेहमान है। हुकूमत को हटाने का तरीकाकार जल्द सामने लाएंगे। और इस सियासी गर्मा गर्मी में अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी मैदान में आए। पीटीएम को अहम पेशकश की कि अगर वो इस्तीफों के मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद की मेरी हिकमत अमली पर अमल करेंगे तो मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी यकीन दहानी कराया कि मुझ पर एतमाद करें, जमहूरी तरीके से आपको हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो डील की बातें हो रही हैं और अब ये सारी चीज़ें जो हम प्रेस टॉक्स भी देख रहे हैं तमाम तर लीगी रहनुमाओं की या पीटीआई हुकूमत के जो वज़रा हैं वो आते हैं, वो डील के हवाले से बात करते हैं, कुछ अपनी हुकूमत को लेकर, कुछ आगे से काउंटर अटैक करते हैं कि जो खुफिया मुलाकातें हैं या डील की जो बातें हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत लगती है आपको? ये सबसे पहले जो इब्तदाई कलमात में जो मंजर कशी किया आपने पाकिस्तान की सियासी पूरा सिनेरियो की, तो मेरे ख्याल में वो आज का नहीं है, हमेशा से हमारे यहाँ यही सिलसिला रहा है कि अल्फाज की गोलाबारी होती है, इल्जामात दर इल्जामात लगते हैं और उसमें जो है अवामी इशूज हमेशा पीछे चले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब से हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है वो महीना वो साल हमें बता दें कि जब जो है इसके बारे में नहीं कहा गया कि जी ये बिल्कुल 2-4 दिन की मेहमान है और अब गई कि तब गई, मौलाना फजल रहमान हो, फीमेल नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो बड़ी शिद्दत के साथ एक प्रोपेगेंडा है। और ये चीज जो है सिर्फ पीटीआई के साथ हुई है, ये इससे पहले नून लीग के साथ यही सूरत हाल थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यही सूरत हाल थी। तो तारीखी तनाजुर में अगर आप देखें तो हमेशा हमारे यहाँ, और उससे पहले अगर 90 की दिहाई की बात करें तब भी यही हुआ करता था। तो हमारी जो जमहूरी निज़ाम है, जिसको पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, उसके खमीर में जो है ये एक कहते हैं ना अदम इस्तेकाम पोशीदा है और उसमें कोई हुकूमत चैन से काम कर नहीं सकती, इसके खिलाफ चैन से बैठ नहीं सकती। और जो इनके जिम्मेदाराना किरदार है हमारे सियासतदानों का, बदकिस्मती से वो अदा करने से कासिर हैं। उनमें अहलियत नहीं, सलाहियत नहीं, उनमें कमिटमेंट नहीं। कोई ना कोई वजह ऐसी है कि आपको लगेगा कि अवाम के मसाइल कुछ और हैं और इनकी गुफ्तगू होती है हमारे खिलाफ के रहनुमाओं की और हुकूमती एहलकारों की, वो कुछ और होती है। तो इस तरह में ये जो आपका सवाल है कि जी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, मुझे जो मतलब है असेस अगर हम कर सकते हैं कि 3.5 बरस हो गए और उसमें अब सिर्फ 1.5 साल कर सके, अगर आपने मतलब 2-4 महीने के बाद कोशिश भी की बिलफर्ज, तो होगा क्या? यानी कि आप 1 साल पहले अगर हुकूमत को हटा दें या 1.25 साल पहले हटा दें तो उसकी तुक नहीं बनती सिवाय आप हुकूमत को सियासी शहीद बना देंगे इमरान खान साहब। ये मुझे, और जो उसके इसमें खिलाफ के संजीदा रहनुमा हैं वो भी मेरे ख्याल में इस चीज में संजीदा नहीं है हुकूमत को गिराने की। उन्हें पता है कि इतने मुश्किल हालात हैं कि कौन इन मुश्किल हालात में इस पूरे कहते हैं ना जिम्मेदारी को संभालेगा। तो मेरे ख्याल में पोस्चरिंग ज्यादा है, हकीकत इसमें बहुत कम है जी। लेकिन ये तो आपने बात, आखिरी जो बात की, ये तो आपने ओपोजिशन के नुक्ता निगाह से की ना कि वो नहीं चाहेंगे कि मुश्किल हालात में हुकूमत में आए, लेकिन हुकूमत के अंदर लोग जो मौजूद हैं जिनकी जानिब एहसन इकबाल साहब ने इशारा किया, उनमें से तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है ना। जैसे कल फैसल वाउडा ने कहा कि ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है, जावेद चौधरी साहब के शो में वो बात कर रहे थे, तो ख्वाहिश तो पीटीआई में भी किसी की भी हो सकती है ना जी कि अगर इमरान खान नहीं तो व्हाई डोंट यू ट्राई अस। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि एक बड़े कैटेगोरिकली पिछले दिनों में पाक फौज के तर्जुमान है, उन्होंने वाजे किया कि जी किसी डील की या किसी सियासी बाज़गश्त का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसमें इस्टेब्लिशमेंट को ना लाया जाए, ना डिस्कस किया जाए। लेकिन शेख रशीद साहब बयान देते हैं तो कहते हैं जी ओपोजिशन ये चाहती है कि जो हाथ हुकूमत के सर पे है वो उनके सर पे आ जाए, यानी कि इंडोर्स करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। तो इस बयानिए को बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्यों किसी हाथ को बार बार दोनों अतराफ से लाने की कोशिश की जा रही है? क्या जिम्मेदारियों से फरार है या कुछ और?
ये पहले बयानिए पे बात करते हैं। देखिए बयानिए की जो 5 जनवरी की पहली ब्रीफिंग थी साल की DGISPR की, बड़ा कैटेगोरिक उन्होंने कहा कि जी आप नाम बताएं कि जिनसे डील की बात हो रही है। और उसके बाद जो है उस ब्रीफिंग के बाद मेरे ख्याल में ये सारी क़यासाराइयाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान इतने कोताबीन हैं कि वो बार बार एक इदारे को जिसकी जिम्मेदारियां कुछ और हैं और जितने बड़े बड़े पहली आजमाइशों से गुजर रहा है स्कूल के लिए, तो उसको ये उसमें घसीट के लेकर आते हैं। अच्छा, एक और हमारी पाक फौज की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वो ये कि हुकूमत वक्त को हर जो उसके आईनी उसके जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाने में सपोर्ट करते हैं। यही चीज वो नवाज शरीफ साहब के दौर में करते थे, यही चीज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में करते थे। तो इसमें आपको तसलसल नजर आएगा। तो मैं उस चीज को जो लेता हूँ कि जी जो रियासती इदारे होते हैं, हुकूमत हो, उसमें फौज हो, अदलिया हो, ये मिलजुल के काम करते हैं। हमारा बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम इनको कंपीटिंग इदारे बनाकर पेश करते हैं। होता ये कि सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक और हमारे बड़ा फ्लॉड नैरेटिव है कि जी बालादस्ती होगी फला इदारे की, सिविलियन इदारों की होगी या फला इदारे की होगी। ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, बालादस्ती उसकी होती है कि जिसमें सलाहियत होती है, जो डिसिप्लिन होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें बालादस्ती का सवाल यूं पैदा नहीं होता कि आपको मिलकर चलना होता है, साथ मिलकर चलना होता है हर इदारे को। तो मेरे ख्याल में ये इतना एक फ्लॉड नैरेटिव है कि आप बिला वजह फौज को घसीटते हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमती वज़रा को भी जरा सा एक सोच समझकर से आपको समाज के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि फौज तो ताउन करती है हुकूमत वक्त के साथ। तो अपनी स्टेटमेंट्स पे बातचीत में थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत या ऑपोजिशन है। अच्छा, आखिर में जो बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पेशकश के हवाले से बात कर लेते हैं। PDM को उन्होंने ऑफर की है कि अगर वो इस्तीफों के मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं और तरीके अदम इत्तेमाद की जो हिकमत अमली उनकी है उस पर अमल करते हैं, तो वो साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि PDM के लिए ये ऑफर कितनी काबिल कबूल होगी? पहली बात ये कि साथ चलने के लिए तो PML नून के बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ तैयार नहीं है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ा एक दूसरे पे अदम इत्तेमाद है। ये हो नहीं सकता कि जो लोग कल तक एक दूसरे को गालियां देते रहे हों, एक दूसरे पे मुकदमात कायम कर रहे हों, जेलों में डाल रहे हों, तशद्दुद करा रहे हों, तो वो जो है एकदम जो है बाहम शीरो शक्र हो जाएंगे। अभी आप याद कीजिए, चंद माह पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, एकदम ये फिर हम ठोक कर एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो अगर आप ये समझे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनमें इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं, यानी कि उनकी तदाद बहुत ज्यादा है, वो मिलकर एक हिकमत अमली बनाएंगे। आबिर सब कतई कलामी की माजरत, एक चीज तो हमारे सामने अभी एक बड़ी वाज़ेह है ना कि पिछले 3-3.5 साल में इतने सारे केसेस, इल्जामात, क़यादत का बाहर चले जाना, इस सब के बावजूद जो नून लीग के साथी थे वो उनके साथ खड़े रहे हैं। अगर इनराफ आया है तो वो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में आया है, चाहे वो परवेज खटक साहब हों, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, चाहे वो नूर आलम खान हो, चाहे वो अहमद जवाद हों। ये जितनी मिसालें ये तहरीक इंसाफ की हैं, ये नून लीग की नहीं है। तो इस लिहाज से तो फिर उनका बयानिया थोड़ा हमें ज्यादा पावरफुल लगता है नून लीग का। देखिए, हुकूमत वक्त जो होती है पाकिस्तान जैसे जहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं, वो ज्यादा दबाव का शिकार होती है। परवेज खटक जो है, उन्होंने तो मेरे ख्याल में वजाहत कर दी अपनी बात की। तरीन साहब का जो था उसका ज़ाहिर है कि अदालत ने एक फैसला किया था जिसकी वजह से वो कहते हैं ना रेस से बाहर हो गए थे, सियासत की रेस से। तो अलग अलग वाक़यात है। बाकी जो है जिनके आपने नाम लिए, उनकी इतने कोई कदावर शख्सियात नहीं है कि आप कहें कि जी वो पार्टी को हिला देंगे। और ये जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी खुद PTI में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब ये मुझे बात बड़ी गैर मंतकी लगती है, क्योंकि अभी किसी भी PTI में और शख्स का इस तरह का स्टेचर नहीं है कि वो पार्टी को मुत्तहिद कर सके और चला सके, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है वो उनका बताइए आप देखिए ओवरवेलमिंग फैन क्लब है। और उस फैन क्लब में अगर आप 2-4 लोग चाहें भी कि जी उनके ठीक है वो इलेक्टेबल, ठीक चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमें अपने तज्जिए से आगाह किया। आमिर ज़िया साहब अपना तज्जिया पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक रख रहे थे। जो आपने सुना, हम इस पे बात करते रहेंगे। कौन सा नई बात है तो हम इस पे बात करते रहेंगे। ये जो सियासी सूरत हाल है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अफसोस की खबर यह है कि कराची, जिसमें कुछ अरसा पहले काफ़ी हद तक अमन हो गया था, दोबारा स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। इस वक्त हम अगर कराची के शहरियों की बात करें तो लुटेरों के रहमो करम पे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नई डकैती की वारदातें हो रही हैं। करोड़ों रुपए से शहरियों को महरूम कर दिया जाता है और
उस पर यह कि मज़ाहमत पर मासूम शहरियों को फायरिंग करके उनकी माओ और बहनों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको याद होगा अजीज़ाबाद फेडरल बी एरिया में एक घर के बाहर डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर माँ और बेटे को गोलियां मार दी गई थी। 12 जनवरी का एक वाक़या जो कभी शायद हम ना भूलें और कोई भी ना भूले, एक नौब्याता नौजवान शाहरुख जो कि अपनी अम्मी और बहन के सामने डकैती के दौरान उसने मज़ाहमत की कोशिश की और उसे कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद अब ये इंकशाफ सामने आया है कि शाहरुख के कत्ल में पुलिस एहलकार मुलव्विस है। गुज़िश्ता रोज़ जब छापा मारा गया तो इसके दौरान जो कांस्टेबल फरजंद है उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए गुलशन इकबाल में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। SSP अजीज़ाबाद के मुताबिक जो हलाक मुलजिम है इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिल्कुल, मुलजिम एहलकार फरजंद अली नाजायज असलहा, डकैती और मंशियात फरोशी में मुलव्विस निकला और हलाक मुलजिम 3 बार जेल भी जा चुका है। इस पर बिलाल कॉलोनी और बहादुराबाद में 4 मुकदमात भी दर्ज हैं, जबकि हलाक मुलजिम एहलकार जो कहले इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जोन में तैनात था। और सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध जो है सईद गनी साहब, वो कहते हैं कराची स्ट्रीट क्राइम्स की जिम्मेदारी उन्होंने वफाकी हुकूमत पर डाल दी और कहा कि शहर में बेरोजगारी है, मौशी मसाइल है, इसकी वजह से क्राइम्स में इजाफा हुआ है। कराची में अच्छे पुलिस अफसरान मौजूद हैं और वो इनकी अपनी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। मतलब अच्छे अफसरान की मौजूदगी होना और इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले एक पुलिस एहलकार का तैनात होना, कत्ल में मुलव्विस होना, दीगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होना, ये एक सवाल है और इसकी जिम्मेदारी भी अगर वफाक पे डाली जा रही है तो आफरीन है। फैसल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। ऑब्वियसली कराची एक मौशी हब है, यहाँ पर इस तरह के जो कहने इतनी बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पर अगर उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकती वहाँ की जो इंतज़ामिया है, तो फिर ऐसी इंतज़ामिया का क्या फ़ायदा। एक ऐसा पुलिस एहलकार जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसके जो बात करें कि उसने ये सारी कार्रवाई में मुलव्विस रहा, क्या डिटेल्स हैं फर्दर कि क्या वाक़या हुआ और किस तरह से इसको क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शख्स को अभी तक पुलिस ने आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। देखिए, इसमें एक जो वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि 2 दिन पहले जिस बच्चे की शादी हुई थी उसको 2 दिन बाद मार दिया गया स्ट्रीट क्राइम में। तो ये अनूठा वाक़या नहीं है, ये तो पहला वाक़या नहीं है। इस शहर में जो है वो मामूल जो है ये मामूल बन चुका है। जिस दिन उस बच्चे को मारा गया है उसी दिन 4 अफराद इस शहर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो है वो मारे गए थे। आप जुर्म की इंतहा देखें कि जिस पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा निकले, 8 मुकदमा निकले, 11 उसके खिलाफ शोकास निकले, वो गिरफ्तार हो चुका है, वो मुलाजमत से कई बार जो है वो निकाला जा चुका है। अगर इस मुकाबले में वो नहीं मारा जाता तो फिर दोबारा आके मुलाजमत से लग जाता, 2-4 महीने गिरफ्तार होता, 2-4 महीने के लिए मुअत्तल होता, फिर मुलाजमत से लग जाता, फिर लूटमार शुरू कर देता। कितने ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, हमें क्या पता। ये लातादाद सैकड़ों पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा थे लेकिन वो ऑन ड्यूटी पर है। इस पर हमारा चौकीदार जो है वो हमें लूट रहा है। मजे की बात है कि हमारा सियासी चौकीदार भी हमें लूट रहा है, हमारा ये जो पुलिस चौकीदार है ये भी हमें लूट रही है। तो ये स्टेटमेंट सईद गनी साहब की किस हद तक दुरुस्त है? सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर वजीर हैं, पीपल्स पार्टी का फेस हैं, मीडिया पे आके कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है या कोई तीसरी हुकूमत है, लोग हैं और लोगों ने मैंडेट इन लोगों को दिया है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो 13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इस शहर के लोगों को जितने पीपल्स पार्टी से शिकवे हैं उनमें एक शिकवा ये भी है कि 13 साल में शहर में किसी एक नौजवान को पीपल्स पार्टी ने जो है नौकरी नहीं दी, जबकि अपने दौर में पीपल्स पार्टी ने लाखों जो है सरकारी नौकरियां जो है वो बांटी है अमीरीपुर से। तो इस शहर के किसी एक नौजवान को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिली। कहाँ जाए इस शहर के नौजवान? तो या तो खुदकुशी कर ले या मर जाए तो क्या करे। अच्छा, मैं आपसे एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि इस 2-4 ये मुस्तकिल जो वाक़यात हुए हैं तो 2-4 दिन पहले कराची पुलिस चीफ ने जो है वो इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी को, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस की नफरी है अगर हम डबल भी कर दें तो ये आप स्ट्रीट क्राइम पे काबू नहीं पा सकते, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई जाओ ना, मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है या आपने थोड़ी जाना है, पुलिस ने या हुकूमत नहीं जाना है ना टेक्नोलॉजी की तरफ, जाए ना।
अच्छा कई सालों से फैसल एक ऐसा लगता है बादियों नजर में ऐसा महसूस होता है जैसे पीपल्स पार्टी चूंकि वो सिंध में कराची से मुंतखब नहीं होती, चूंकि कराची में इतना उसका वोट बैंक नहीं है, ऐसा लगता है, मेरी जाती राय है कि वो कराची को ऑन नहीं करती, चाहे उसकी सिक्योरिटी का मसला हो ऑन नहीं करती, कूड़ा उठाने का मसला हो ऑन नहीं करती, पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम्स हो, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ऑन ही नहीं करती, और कभी दाएं कभी बाएं। इसीलिए अगर कोई बस कराची में चल जाए तो कहते हैं जी विफाक की है, उसको इंतजामी सपोर्ट नहीं देते। तो क्या ये एक मसला आपको लगता है कि चूंकि यहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं है इसलिए कराची वाले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बेयारो मददगार बैठे हैं? ये फैक्टर तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद भी है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियां हैं, पीपल्स पार्टी की जो रविश है, पीपल्स पार्टी का जो अंदाज सियासत है, अंदाज हुक्मरानी है, वो तो सबसे बड़ा जो है इस शहर के मसाइल का जो है वो सबब है। इसमें तो कोई डिबेट की बात नहीं। लेकिन अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम का जो हल है वो हल भी जो है हम कहें कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों की वजह से जो रुका हुआ है। क्यों? इस शहर को इस वक्त जो है मुकामी पुलिस की जरूरत है, एक ऐसी पुलिस की जरूरत है जो बल्दिया के मातहत हो। इस शहर को फौरी तौर पे जो है वो सेफ सिटी की जरूरत है। इस पर अभी ये देखना होगा ना, मेरे इलाके का जो थानेदार है वो मेरे मोहल्ले का आदमी होना चाहिए। मेरे हल्का अगर मेरे जो थाने की पुलिस के एहलकार है अगर मोहल्ले के आदमी होंगे वो मेरे मोहल्ले में लूटमार नहीं करेंगे, वो मेरे बच्चों को मेरे मोहल्ले वालों को नहीं लूटेंगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे इलाके का जो थानेदार है वो कहाँ से आया हुआ है, मेरे बाकी जो पुलिस एहलकार है वो कहाँ से आए हुए। अब तो किसी ये कैसा है कि पुलिस का निजाम है, दुनिया में कोई मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर जो है वो कम्युनिटी पुलिस होती है। ट्रू दैट फैसल, ठीक है फैसल, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे मौजूद थे ब्यूरो चीफ कराची, और इस वाक़े के ऊपर एक तो उन्होंने हमें आगाह किया कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। शाहरुख को मारने वाला पुलिस का अपना ही एहलकार निकला, और वो कई बार पहले निकल के फिर पुलिस में शामिल हो चुका है। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यूर सिंध गवर्नमेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अगर जुर्म करते भी दोबारा कैसे आ जाते हैं, इस पर सोचिए जरा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। अब सफर शर्त आपको दिखाते हैं जिसमें आपको स्नो लेक और इसकी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की ट्रैकिंग आपको दिखाते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे फुटेजेस हैं जो कि फरा साहिबा ने हमें भेजी हैं, जिनका इंटरव्यू भी आई थिंक कुछ दिन पहले आप देख चुके हैं वकार भाई के साथ, और आज भी वो कुछ बता रही हैं अपनी इस ट्रैकिंग स्टोरी के बारे में कि आप स्नो लेक के आसपास कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं। व्हाट एल्स वी हैव, देखते हैं आज का सफर शर्त। Reporting live from Snow Lake, just under Hisper Pass. कैमरामैन भी फरा महमूद और रिपोर्टर भी फरा महमूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और सफ़र शर्त जो है इस दफ़ा थोड़ा सा मुनफरिद अंदाज से पेश करने की कोशिश है। मेरे साथ फ़रा महमूद बैठी हैं, इनका मैं तारुफ आपको कराता जाऊँ। फ़रा महमूद वो हैं जिन्होंने ब्याफो हिस्पर कर रखा है ट्रैक, इन्होंने कंकोडिया तक गई हैं, K2 ट्रैक कर रखा है, इन्होंने खुर्दुपिन पास, और नंबर ऑफ़ ट्रैक्स जो हैं, नंबर ऑफ़ पासेस जिनको मुश्किल तरीन तस्वुर किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के ट्रैक्स वैसे ही बहुत मुश्किल हैं, और आपको तकरीबन एक माउंटेनियर होना पड़ता है, टेक्निकल हैं, और आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम मेरे ये इल्म में नहीं था फरा साहबा कि पाकिस्तान में एक खातून हैं जिन्होंने ये तमाम ट्रैक्स कर रखे हैं। और आप एक मशल राह भी हैं, आप एक इंस्पिरेशन भी है हमारी तमाम जो ख़वातीन हैं उनके लिए, कि रोड से हट के जो ट्रैक्स की दुनिया है वो तो आप बेहतर जानती हैं कि वो बिल्कुल एक मुनफरिद और एक और ही दुनिया है। तो हम, क्योंकि ये तो बहुत ढेर सारा कंटेंट हो जाएगा, मतलब घंटों ये बातें जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती गिलगित बल्तिस्तान के ट्रैक्स के वाले से, और आपने जो ये ट्रैक्स कर रखे हैं, हम इसको अगर तोड़ के नाज़रीन को बयान पेश करें तो सफ़र शर्त की इस किस्त में अगर हम ब्याफो इस पर बात कर लें ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है इसको। ब्याफो इस पर जो कि 110 किलोमीटर तकरीबन नॉर्थ पोल के बाद ग्लेशियल बॉडी जो है, बर्फ़ का एक सबसे बड़ा हुजम जो है वो ब्याफो इस पर है, और सबसे मुश्किल तरीन एक ट्रैक समझा जाता है। एक दुनिया में हर ट्रैकर के ख्वाब होता है ब्याफो इस पर करना। ये ख्वाब आपने सबसे पहले देखा कब? ताबीर की तरफ तो बाद में आते हैं। जी बिल्कुल, 2002 में हम लोगों ने कंकॉर्डिया और गोंडोगोरो लॉ का ट्रैक किया। ठीक है। और कोई बंदा वहाँ से जब गुजरता है, अस्कोले से आगे जाता है, तो लेफ्ट साइड पे ब्याफो का ग्लेशियर है जो कि अटेंशन आपकी खींचता ही खींचता है। और अगर जुस्तुजू होती है कि यहाँ आगे क्या है, तो हमने ब्याफो का वो ग्लेशियर तो देखा। वापस जब आए 2002 के बाद जब हम घर आए, तो अगले साल का ट्रैक जो हमने सोचा, उसी वक्त तकरीबन सोच लिया था कि 2003 में जो हम ट्रैक करेंगे वो हिस्पर ला करेंगे, जिसमें ब्याफो से शुरू करते हैं, अस्कोले से शुरू करके ब्याफो
और ब्याफो जो है वो आपने नाम सुना होगा, स्नो लेक। जी बिल्कुल। स्नो लेक जो है वो भी एक ड्रीम लैंड है, एक अपनी उसकी दुनिया है। तो वहाँ पर उसका सेंटर होता है, वहाँ उसका बेस कैंप है हिस्परला का, और फिर हिस्परला क्रॉस करते हैं और हिस्पर ग्लेशियर पे उतर जाते हैं। तो ये 2003 में हमने किया था। अच्छा ये बताएं कि आपने ब्याफो की तरफ जो सफ़र शुरू किया स्कोले से आगे, तो वो सफ़र जो है कितने अफराद थे, पोर्टर्स कितने थे, टीम कितनी थी? हाँ, टीम हमारी थी 4 हम मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे, और पोर्टर्स हमारे साथ बहुत कम थे क्योंकि उस वक्त ये 2003 की बात है, हमारा बजट बहुत टाइट था। अच्छा। तो हमने तकरीबन खुद ही पोर्ट्रेज भी की थी। अच्छा। तो हमने कोई 10-10, 15-15 किलो वजन भी खुद उठाया था, और मिनिमम सामान के साथ हमने कोशिश की थी कि वो करें। तो इसलिए आपके शोर साथ थे? जी मेरे, वो मेरी टीम, हम दोनों की टीम शुरू से हम इकट्ठे ही करते रहे ट्रैक, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने सारे ट्रैक्स इकट्ठे किए हैं। तो ये जो कहते हैं कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, और वैसे भी आपको पता है सफ़र में बंदा बड़ा एक्सपोज होता है, तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एंगर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं मतलब बुलंदियों पे मियाँ बीवी की कोई लड़ाई हुई हो तो आप हमें बता सकती हैं? मैं जब बुलंदियों पे जाती हूँ और इन ट्रैक्स पे जाती हूँ तो मैं जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हूँ, ज़्यादा हम्बल हो जाती है? ज़्यादा मैं नेचर में एब्जॉर्ब हो जाती हूँ, ज़्यादा हम्बल हो जाती हूँ। और नासिर भी ज़ाहिर है, एक तो उनको ये पता है कि इसको छेड़ना नहीं है, इसको अपने तौर पे नेचर एंजॉय करने देनी है, तो वो भी मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मैं भी उनको अंडरस्टैंड करती हूँ। तो इस तरह बहुत कम हुआ है। क्रेविसेस, मतलब नासिर साहब जो आपके हस्बैंड हैं वो आगे चले गए, आप क्रेविसेस जो हैं, कोई क्रेविस है आपको पार करनी है, तो या वो आपने कर लिया उन्होंने करनी है, तो मियाँ बीवी के दिल धड़कते थे कि आप मतलब? देखिए जब आप ट्रैक पे होते हैं ना, मैं एटलीस्ट मैं अपने लिए बात करती हूँ, तो हम सारे टीम मेंबर्स होते हैं। वो मियाँ बीवी वाला शायद इस तरह का नहीं रहता, एक टीम वर्क होता है। आप टीम है तो टीम वर्क है, सबने साथ एक चीज़ करनी है। अगर कोई एक टीम मेंबर प्रॉब्लम में है तो उसको निकालना है, या एक कोई फंस गया तो उसको निकालना है, तो इट्स अ टीम वर्क मोर ऑफ। बखैर उसलूबी हुआ, मतलब ये जितने क्रेविसेस आपने कहा। मैं ये ब्याफो इस पर के ट्रैक पे मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ था, मैं एक क्रेविस में गिर गई थी। अच्छा, नहीं आप रोप अप थे? रोप अप थे और अल्हम्दुलिल्लाह रोप अप थे। तो और हमने क्योंकि थोड़ी बहुत उससे पहले प्रैक्टिस भी, मतलब थोड़ा सा हमें पता था कि अगर गिरना है तो अगले ने और पीछे जो वाले उसने क्या एक्शन लेना है, तो वो मेरे लिए बहुत, मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी उसमें। लेकिन यह है कि लोग यही पूछते हैं मुझसे वापस आके कि आप गिरने के बावजूद फिर उसके बाद इतनी दफ़ा जाती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि रोड्स पे भी तो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट के बाद हम गाड़ी में बैठना छोड़ तो नहीं देते। लेकिन मतलब इंजरी वगैरह नहीं हुई? इंजरी ये होती है कि आपकी, हाँ इंजरीज सुपरफिशियल थी, स्किन सारी छिल जाती है, जहाँ जहाँ आइस होती है ना सारी, तो आइस होती है। शुक्र है मैंने बैक पैक पहना हुआ था तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो गया, लेकिन हाथ पाँव ये इसमें से। ये ब्याफो पे हुआ था? ये ब्याफो पे हुआ था। और अभी ये नहीं? ब्याफो और हिस्पर के, जब हम हिस्पर की बेस कैंप पे जा रहे थे ना, हाई ABC पे, तो उससे पहले हुआ था। ठीक है। आप हिस्परला पहुंचती हैं, और हिस्परला से जब सुना है कि जो दूसरी साइड है डाउन स्लोप है टुवर्ड्स नगर, यानी उस साइड पे जब आप उतरते हैं, तो वो इस साइड से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, यानी यानी चढ़ाई या इस साइड से जो एल्टीट्यूड आप गेन करते हैं वो शायद कम मुश्किल है और उससे ज़्यादा मुश्किल उतराई है। ऐसे ही है। एक तो ये था कि हमने जब जिस दिन हमने हिस्पर को क्रॉस किया उस दिन ब्लिजर्ड था, तो हर तरफ मतलब विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, नज़र नहीं आ रहा था, ब्लिजर्ड था, तो इटसेल्फ बहुत कंडीशंस हमारी टफ हो चुकी थी। और जब हम उतरे हैं तो उतरने के बाद ये होता है कि हिस्पर पे उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कि क्या कंडीशन होगी, लेकिन हिस्पर पे चलना मुश्किल था, बहुत क्रेविस था, तो उसकी साइड पे चलना पड़ता था। तो हर रोज़ का ये टास्क होता था कि उसके साइड से आने वाले जितने नाले हैं उनकी ग्लेशियर वॉल्स चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना। छुपकली की तरह लगता था हम छुपकली बन चुके हैं। तार साहब ने बेसिकली अपनी वो किताब स्नो लेक में इसी जो हिस्पर वाला जगह है, इसी को मुश्किल तरीन जगह का है। जी बहुत मुश्किल है, और बहुत इसमें विल पावर और मतलब अपने आप को कंपोज रखना पड़ता है, क्योंकि पत्थर, आइस और पानी इधर तक नालों को क्रॉस करना पड़ता है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्नो लेक पे आपने कैंप भी किया था, मतलब एक नाइट स्टे था आपका वहाँ पे? कैंपिंग हुई थी? स्नो लेक पे जाए और कैंप ना करें। और वो कैसा था, मतलब उस दिन उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। ये तकरीबन जब हम कैंप्स में चले गए सोया ब्लेजर्ड उस वक्त शुरू हुआ था। और उसमें एक जो बहुत मेमोरेबल चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहेगी, जो कि मेरा फिर एक नया ख्वाब बन गया, वो ये था कि जब हम स्नो लेक और वो मतलब बेस कैंप में बैठे हुए थे, स्नो लेक के एज पे समझ लें, तो हमारे गाइड ने ना राइट की तरफ इशारा करके कहा कि ये देखें आप, यहाँ पर एक पास है खुर्द बिन पास। अच्छा। तो मैंने कहा बहुत ही अट्रैक्टिव और मज़े अच्छी जगह लग रही थी। मैंने कहा इस पे चलते हैं। कहते जी इस पे कोई नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ अंग्रेज़ 1-2 गए हुए हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसमें, पाकिस्तानी बहुत कम। वो दिन था कि मैंने सोचना शुरू किया कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है कि अंग्रेज़ कर सकते हैं और हमने, हमारी हड्डी बोटी वही है जो उनकी है।
तो मैंने उस वक़्त से ये ख्वाहिश मेरी थी कि मैं खुर्दुबिन कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मेरा ख्याल है कोई काफ़ी साल 2018 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुर्दुबिन भी कर ये लिया। बताएं कि जब आप ऑलरेडी स्नो लेक पे हैं और एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी का पहुँचना, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, कोई भी इस तरह का ट्रैक होता है, मुश्किल तरीन ट्रैक होता है, तो आप जब 70, 80, 60% पे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द ट्रैकर्स जो कहते हैं यार बस ये आखिरी ट्रैक है या अब नहीं करना, और आप उस एल्टीट्यूड पे एक और खुर्दुबिन पास के ख्वाब भी देख रही हैं, तो ये तो बाकायदा एक दिमागी खलल की थोड़ी सी निशानी सी भी नजर आती है। मतलब बाकायदा ये नहीं, ये तो कमाल हाँ, ही है। ये बिल्कुल, मुझे तो मेरे इर्द गिर्द के करीब तरीन लोग बाकी दिमाग की खराबी का वो बायस बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आई एम अ बॉर्न ट्रैकर। मुझे शुरू से ही इस्लामाबाद में मैं पली बड़ी हूँ, तो पहाड़ों से मेरी दिलचस्पी और उसका उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहा है, और मुझे दुनिया की हसल बसल और ये चीज़ों से ज़रा मुझे इतना मैं हैप्पी फील नहीं करती जितना मैं पूरा साल वेट करती हूँ कि कब वो वक्त आएगा कि मैं पहाड़ों में होंगी। तो ये टफ टाइम्स ही होते हैं जो आपको। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो इस तरह के ट्रैक्स होते हैं जो मुश्किल तरीन ट्रैक्स होते हैं और टेक्निकल हैं, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हैं, इनमें मोस्टली हमने देखा है लोगों को कि वो तौबा भी करते हैं बीच में कि बस ठीक है इस दफ़ा हो गया, बस ये आखिरी है और उसके बाद नहीं करना, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी तौबा जो है ये मखदूश सी होती है, यानी थोड़े अरसे के लिए होती है और फिर दोबारा करते हैं, गुजारने के लिए होती है। बिल्कुल। आपने ऐसी तौबा की इस ट्रैक पे? बाकी ट्रैक्स पे बाद में पूछ लूँगा। नहीं, इस ट्रैक पे तो ये तो मैंने मतलब जब हम गोंडोगोरो ला का ट्रैक करते हैं उससे गोंडोगोरो, इससे मैं समझती हूँ कि मैं रेट करूँ तो वो इससे मुश्किल है। अच्छा, ब्याफो इस पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको गुंजाइश अच्छी देता है। तो मैं तो टफ टाइम का इंतजार कर रही होती हूँ कि वो जो यही तो मजे, मतलब मैं वो एंजॉय करती हूँ, मैं अपना थ्रेशोल्ड बढ़ना, अपनी विल पावर को टेस्ट करना, आई लाइक दैट। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। और इस पे कभी आपने नहीं सोचा कि आपने इतने ज़्यादा ट्रैक्स किए हैं, वो सारा मतलब, और इस पे बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, आप किताब लिख सकती हैं, मैं बिल्कुल वो गाइड बुक की बात नहीं कर रहा, अब वो भी लिख सकती हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा क्रिएटिव सा एक अच्छी तख्लीकी किताब लिख सकती हैं। आपका कभी इस तरफ नहीं है क्या ज़हन? मैं ना हर ट्रैक पे जब जाती हूँ ना तो मैं डायरी लिखती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं अपनी डायरी की कलेक्शन करूँ तो उसमें और वो जो लिखा हुआ होता है ना, वो उस वक्त होता है जब वाकई मैं वो पत्थर, पानी, आग और सब उनके करीब होती हूँ, तो वो बड़ा नेचुरल सा होता है। शायद मैं इतना अभी डेयर नहीं करती, या मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्वेजन लगती है मैं वो किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा इरादा है कि मैं इसको नहीं आप ज़रूर करें इंशाल्लाह। और कम से कम हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुतासिर कुन चीज़ होगी, वो करेंगी, ट्रैक्स करेंगी, मतलब उनके अंदर एक एतमाद आएगा। बिल्कुल, मुझे करके खुशी भी होती है जब बच्चियाँ आती हैं मेरे पास मुझसे पूछती, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग इंस्पायर होते हैं और ये सोचते हैं कि डूएबल है। जब जिस दौर से मैंने शुरू किया आज से 30-35 साल पहले, उस वक्त एक खातून का घर से निकलना भी था और इन ट्रैक्स पे जाना, बहुत मेरी ऑपोजिशन हुई बहुत, लेकिन इसमें मैं नासिर को क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने हर तरह का ऑपोजिशन बर्दाश्त किया और मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने दी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए बात यह कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कराकोरम हाईवे पे बच्चियाँ जो हैं हमारी वो मोटरसाइकिल पे जा रही होंगी, बाइक पे जा रही होंगी, आप जा रही हैं। मगर ये वो दौर है जब हमारे पास गूगल नहीं था, जब हमारे पास मैप्स नहीं थे, हमारे पास लोग नहीं थे कि हम उनसे पूछ सकें, तो हमने बहुत तुक्के लगा के वी लर्न द हार्ड वे। अब तो बच्चों के लिए माशाल्लाह बहुत आसान हो गया, रेफरेंसेस बन गए हैं, मैप्स बन गए हैं, फिर गूगल अर्थ इतना ज़बरदस्त मैप्स आ गए, तो अब तो आसानियाँ बात हो गई हैं। कोई टिप देना चाहें ब्याफो पर के हवाले से कोई भी आने वाले ट्रैकर्स को और स्पेशली ख़वातीन को? इन जनरल मैं ये टिप देना चाहूँगी कि कोई भी ट्रैक करें तो ट्रैकिंग इज़ जस्ट लाइक अनदर स्पोर्ट। किसी भी स्पोर्ट को अपनाने से पहले उसके गियर्स पूरे होने चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैं ये मेरी एक जुमला जो मैं बोलती हूँ कि आलू गोश्त पकाते हुए आप ब्याफो इस पर नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप उसको अपने आप को फिट रखें, आप अपनी उस फॉर्म में रहें। फिटनेस के बगैर कोई मज़ा नहीं है, आप शायद गिरते गिराते कर लेंगे लेकिन फिटनेस के ये नहीं है। ब्याफो इस पर बहुत ही फ्रेंडली और बहुत मेरा ख्याल करने वाला ट्रैक है, क्योंकि स्नो लेक जो है ना वो एपिक है। अच्छा जी। मतलब उसकी अगर आपको चांदनी रात उसमें मिल जाती है या अगर आपको काली रात भी मिलती है तो उसके सितारे जो है, उसके सितारे, उसके सनराइज, उसके मतलब अमेजिंग, वहाँ पर जो फील आपको होती है ना वो। अच्छा, फिर आपके साथ नूरी, नारी, खाकी सारी चीज़ें साथ मौजूद हैं आपके, आप वो जो फील करते हैं ना आपके इर्द गिर्द ऑरा बनता है, वो ज़बरदस्त है। तो वो मेरा ख्याल है कि सबको जिसको ट्रैकिंग का शौक है ये एक एम ज़रूर रखना चाहिए स्नो लेक देखने का। बहुत शुक्रिया फराज साहब। सफ़र शायद की ये जो वाली एपिसोड है यकीन आपको बहुत एक्साइटिंग लगी होगी और ये इसी तरीके से हम मज़ीद भी फराज साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट और ट्रैक्स पे। ब्याफो इस पर जो है जिसको कंसिडर किया जाता है दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से एक ट्रैक तस्वुर किया जाता है। ये हैरान कुन बात है कि फरह महमूद की जो फहरिस्त है उसमें ब्याफो इस पर जो है उसकी जो मुश्किल पन है वो काफ़ी नीचे है।
तो फिर आप हैरान होंगे कि जो हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स हैं उनमें ऐसे कौन से ट्रैक हैं जो कि ब्याफो हिस्पर से भी मुश्किल और फ़र्ज बन कर रखे हैं। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सफ़र है। अब बात करते हैं कानों में रस घोलने वाली आवाज़ की मालिक मारूफ गुलकारा महनाज बेगम की, जिनको मुद्दाओं से पिछड़े आज 9 बरस तो बीत गए, लेकिन उनका फ़न हमें आज फिर मजबूर कर रहा है कि हम उनका जिक्र करें। महनाज बेगम 1955 को कराची में पैदा हुई। उनका असल नाम कनीज़ रज़ा था। वो बरे सग़ीर की मारूफ मुग़न्निया और सोज़ख्वां कुज्जन बेगम की साहबजादी थी कि हम उनका जिक्र करें। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और इनकी आवाज़ की खूबी ये भी थी कि मुख्तलिफ उम्र की जो ख़वातीन और ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर भी अगर कोई गीत पिक्चराइज किया जाता था तो इनकी आवाज़ उस पर बहुत अच्छी आती थी। सो शी वाज सच अ लेजेंडरी आर्टिस्ट। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। आमीन। उनको हम याद कर रहे थे। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें आज चूंकि मुन्नू भाई की बरसी है, उस हवाले से उन्होंने थैलेसीमिया द ग्रेट मुन्नू भाई एग्जैक्टली उन्होंने थैलेसीमिया के से मुतासरा बच्चे उनके लिए खासा काम भी किया है। तो हिना न्याज़ी इसी मुनासबत से आज थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों से मुलाकात करवा रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मुन्नू भाई की बरसी के हवाले से हम लोग मौजूद हैं उनकी खसूसी काविश सुंदस फाउंडेशन के बाहर, जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए काम कर रही है। तो आइए चल के बात करते हैं इनके स्टाफ से। इस वक्त हमारे साथ थैलेसीमिया फेलो सादिया सरफराज मौजूद है। अच्छा सादिया, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या एज है आपकी? I am 35 years old, and since I was 6 months, I started having transfusions. तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? कितना आप बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर मैनेज करना जानते हैं ना, तो फिर ये आपकी लाइफ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखती। मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद मैंने जॉब की है टीचिंग की। मुझे 4 बैग्स लगते हैं 1 महीने में। मैं सुंदस फाउंडेशन द डे 1 जब से वो लाहौर में ओपन हुआ है तब से आ रही हूँ। थैलेसीमिया फेलोज को क्या मैसेज देना चाहोगी? Stay strong and fight for your rights and fight for your disease which is given by God. अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा, क्या एज है आपकी? मेरी एज 23 इयर्स है। तो मुझे ये बताएं कि महीने में कितनी दफ़ा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? मुझे 15 डेज के बाद एक बैग 15 डेज के बाद। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज? कितनी मुश्किल से बैग मिलता है ब्लड का? बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कोई नाउ डेज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घबराते हैं ब्लड देने करने से। तो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया ब्लड देना, इतनी अवेयरनेस नहीं है। सुंदस फाउंडेशन से पहले जहाँ से भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, कितना मुश्किल था ये पूरा प्रोसेस? मैंने जहाँ से पहले सेंटर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया तो उसमें ब्लड ऐसा था कि उसमें वायरस था और मुझे हेपेटाइटिस हो गई। जब हम सुंदस फाउंडेशन आए, मैं आई हूँ, तो इतनी रिलैक्सेशन है कि ये मुझे अपना दूसरा घर लगता है। एहतशाम, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। किस क्लास में हो? इंटर में। ओह जबरदस्त। तो क्या सुनाओगे आज हमें? रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरिए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया, दिल लेके मेरा जे तू दिल ना देवे, दिल लेके मेरा जे तू दिल ना देवे, कादा साला प्यारे वपाल हो गया, रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरिए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आबदा। आबदा, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ। 3 साल से। तो महीने में कितनी दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? मैं आई एम थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जी, और इंटरमीडिएट में आपको 2 माह बाद ब्लड लगता है, 3 माह बाद लगता है। मुझे ये बताएं कि मुश्किल प्रोसेस है, फैमिली कितनी सपोर्टिव है? बहुत मुश्किल है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, सुंदस में बहुत फैसिलिटीज सारी देते हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जिला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। तो आप कितने अरसे बाद यहाँ आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? हम 15 दिन बाद आते हैं, महीने बाद भी आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ आना? बहुत मुश्किल काम है ये कि बस में हम आते हैं, किराया भी हमारा बहुत लग जाता है। सुंदस में आते हैं जी, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है।
ठीक है, ये बच्चों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हाँ जी, ख्याल प्यार, रखते हैं। जी जी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहते हैं हमारे इलाके में जिला फरगढ़ में ना एक इदारा बनाया जाए थैलेसीमिया का। हमें इस वक्त सेगमेंट में ज्वाइन किया है सुंदस फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में क्या फ़र्क है? देखिए, थैलेसीमिया खून की एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि दो थैलेसीमिया कैरियर या जिनको माइनर भी कहा जाता है वो आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में एक थैलेसीमिया मेजर जो है वो आ सकता है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर दुनिया में आ गया है तो वो 3 से 4 माह की उम्र में जो खून अपने वालिदैन से या अपनी वालिदा से लेकर आया है वो उसका कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो फिर उसके बाद से थ्रू आउट दी लाइफ दूसरों के खून के ऊपर जिंदा रहेगा। हर 10 से 15 दिन के बाद उसको एक बोतल खून की लगेगी तो मजीद 10 से 15 दिन गुजर सकेंगे। और हीमोफीलिया भी इसी तरह का एक मौरूसी डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इन बच्चों के अंदर खून क्लॉट होने का जो सिस्टम है वो नॉर्मल लोगों की तरह इससे नहीं होता। ऐसे बच्चे को किसी जिस्म के रास्ते पे चोट लग जाए, कट लग जाए, दब लग जाए तो खून उसी रास्ते से ही सारा रिस जाता है जब तक उसको सेहतमंद बंदे का सफेद खून या प्लाज्मा ना लगा दिया जाए या उसको वो फैक्टर इंजेक्ट ना कर दिया जाए जो उसके जिस्म में डेफिशिएंट है। क्या अलामात हैं जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है? बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वो पीला नजर आएगा और उसको फिर एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उस टेस्ट से अंदाजा लग जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। शादी से पहले कपल को क्या थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो कराना कितना जरूरी है और लॉ का इसको हिस्सा भी सुनने में आया कि बनाया जा रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, थैलेसीमिया को प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी से पहले उसका टेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि ये डिजीज इवॉल्व हुई थी साइप्रस से, ईरान से। आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री है क्योंकि उन्होंने मैरिज रजिस्टर करने से पहले थैलेसीमिया का जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे भी निकाह करवाने से पहले लड़के या लड़की में से किसी एक का भी अगर टेस्ट करवा लें और वो थैलेसीमिया का कैरियर नहीं है तो हम डिजीज को प्रिवेंट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर शादी के बाद पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया कैरियर है तो बच्चा पैदाइश से कबल इस बीमारी से किस तरह बच सकता है? देखिए, एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको CVS या कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग कहते हैं। उसके थ्रू ये होता है कि 12 हफ्ते के अंदर हामला खातून के अंदर से वो पीस ले लिया जाता है या हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू थोड़ा सा मटेरियल हम लोग ले लेते हैं और उससे इसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया फेलोज है मुझे ये बताइएगा कि इनकी एवरेज उम्र कितनी होती है? पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है? हार्डली 15 से 20 साल की उम्र तक पहुंच पाते थे। अब जैसे सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे एक हेल्दी ब्लड और मेडिसिन इन बच्चों को इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे पास 40-50 ईयर्स के पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो ना सिर्फ हमसे खून ले रहे हैं बल्कि साथ साथ बाकी हेल्दी लोगों के शाना बशाना चल रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये बीमारी कितनी पेचीदा है, इसका इलाज कितना महंगा और मुश्किल है? यहाँ सुंदस फाउंडेशन में हम लोग ब्लड की मयारी स्क्रीनिंग करते हैं और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। हम लोगों को राउंड अबाउट एक बैग विद क्रॉस मैच एंड स्क्रीनिंग तकरीबन 5000 के करीब चार्ज कर जाता है। उसमें डेंटिस्ट्री है, उसमें फिजियोथेरापी है, उसमें लेबोरेटरी की सर्विसेज हैं। ये टोटली मुन्नू भाई के ख्वाब के मुताबिक फ्री ऑफ चार्ज हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे DNA लेवल की एक लैब बनाई हुई है जिसके अंदर हम लोग पूरी फैमिली स्क्रीन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस वक्त हमें इस सेगमेंट में सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर खालिद अब्बास डार साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरमियाना सा हूँ, कोई इतना अच्छा नहीं हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। नहीं आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घर से और तरह की आमद होती है मगर यहाँ आके अल्लाह इतने मेहरबान है, इतना प्यार करते हैं अल्लाह मुझे और मेरा तो खैर अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं। और यार ये बच्चे हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे जिनको हर 12 दिन 15 दिन के बाद फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। क्योंकि ये सुंदस जो है ये पिछले कोई 22 बरस पहले ये यासीन खान है हमारे प्रेसिडेंट जी, तो उन्होंने ये शुरू किया। उनके साथ अली रऊफ़ हैं, उनके साथ यकूब साहब है, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, ये 22-23 साल से इकट्ठे हैं जी, जी। और ये अल्लाह का फजल है कि मेरे पास इस वक्त 6000 के करीब बच्चे हैं जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के हैं और ब्लड कैंसर के हैं।
तो ये अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ खून की कमी नहीं होती और हमारे पास जो खून बच जाता है जी। शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडीज जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको दे देते हैं। और कोई आदमी हमें ना जानता हो या हम ना जानते हो बिल्कुल। वो रात को अगर 1:30 बजे या 2 बजे टेलीफोन करता है मेरे इस रिसेप्शनिस्ट को या उस आदमी को जो इसकी आज रात ड्यूटी है कि मुझे ओ पॉजिटिव चाहिए या ओ नेगेटिव चाहिए या कोई भी ग्रुप, तो हम उसको कहते हैं कि सुबह आप आ जाएं। और एक बैग जो है ना ये 4 जाने बचाता है। प्लेटलेट्स अलहदा हो जाते हैं, प्लाज्मा है वो अलहदा हो जाता है, रेड सेल। लोगों को पता नहीं है कि ब्लड देना किस कदर नेकी का काम, ये सदका जारी है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मुन्नू भाई का आज बहुत खास दिन है और हम उस दिन की अहमियत के हवाले से हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और आपसे बेहतर उनको कौन जान सकता है, तो उनके हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मेरा और मुन्नू का साथ रहा कोई 55-57 बरस जी। तो मुन्नू काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे यासिन खान और इस सुंदस के साथ, क्योंकि सुंदस हमारी एक बेटी थी, वो थैलेसीमिक थी और थैलेसीमिया की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो फिर उसके नाम का हमने ये इदारा बनाया। तो मुन्नू भाई जो थे वो बिल्कुल यानी सेहतमंद हो जाते थे जब यहाँ सुंदस में आते थे और वो इन बच्चों को इस तरह मिलते थे जैसे बाप मिलता है। एक एक बच्चा मुन्नू भाई को याद करता है। मुन्नू भाई जितने बड़े कॉलमिस्ट थे उतने बड़े यानी ड्रामा लिखने वाले थे, राइटर थे और वैसे ही यानी शायर थे। बड़ा लिखारी था वो, बहुत बड़ा, ये लोगों को पता है। मगर जो मुझे पता है वो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि मुन्नू भाई जितना बड़ा कॉलमिस्ट था ना वो उससे कहीं बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा इंसान था। जितने मुखैर हजरात हैं हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अक्सर ये कहता हूँ कि जितने लोग मुझे चाहते हैं, मेरी जो जितने फैंस हैं जिनको मैं नजर आ रहा हूँ पिछले कोई 55-60 साल से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे हो तो मेरे बच्चों के लिए ब्लड जरूर देना। और मैंने 850 ब्लड बैग एक दिन में इकट्ठा किया है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाता हूँ मैं, जितने कॉलेजेस हैं उसमें जाता हूँ। मुझे ये लॉकडाउन में ये कोविड की वजह से ज़रा सी तंगी हुई, मगर दावत इस्लामी वाले जो हैं वो ऐसे प्यारे मुसलमान हैं और ऐसे प्यारे अल्लाह वाले हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। पंजाब पुलिस है, मेरा MOU उनके साथ साइन है। पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मुल्क की सारी पुलिस मुझे यानी ब्लड देती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन को एक्सपेंड करने का आपका क्या प्लान है और कहाँ ये प्लान है? इसके अलावा आपने गाना भी गाया। आप उसको गाना कह लो मगर गाना नहीं है। मैंने इनका हाल बताया कि ये कौन लोग हैं, कैसे बच्चे हैं, इनको क्या क्या चीज चाहिए होती है। देखो इन्हें ये है औस की बूंदे, इनकी निगाहें हमको ही ढूंढे। ये है हमारे प्यार के काबिल, होना नहीं इनसे एक पल भी गाफिल। खो ना जाए ये प्यारे ज़मीं पर, ये तो हमारी आंखों की ठंडक, इनसे हमारी धरती में रौनक। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ये जब हंसे तो खुशियों से भर दे। खो ना जाए ये प्यारे ज़मीं पर। हमने एक हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद रखी है। अच्छा। और उसके साथ एक और जगह और ले रहे हैं। तो अब ये मेन मार्केट गुलबर्ग है ना जी, लाहौर में, तो वहाँ पे हम अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं। यहाँ पे सुंदस हॉस्पिटल बनाएंगे जी। और फिरोजपुर रोड पे इंशाल्लाह ताला मुन्नू भाई हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि मुन्नू भाई की मोहब्बत और फिर उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका हक है कि मुन्नू भाई के लिए हम एक हॉस्पिटल भी बनाएं, एक रिसर्च सेंटर होगा, एक यूनिवर्सिटी होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच डार साहब फॉर योर टाइम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जिस
जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जितने भी लोग इस वक्त एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सुंदस फाउंडेशन को डोनेशंस दें, ज़कात व अतियात दें, खून के अतियात दें और दिल खोल के डोनेट करें ताकि मुन्नू भाई के इस मिशन को हम आगे लेके चल सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोविड के हवाले से। तो मुल्क भर में कोरोना के वायरस जारी हैं और इसी हवाले से 24 घंटों के दौरान 57,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए और 5,472 केसेस जो है वो पॉजिटिव निकले हैं, जबकि इसकी जो रेशो है वो 9.48% है। और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद जो कोविड की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ क्रिटिकल होती चली जा रही है। कराची में अगर हम बात करें, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हम कम उम्र बच्चों या 16 साल से कम उम्र के लोगों की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। कासिम सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हिंद। उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम सोमरू साहब कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया। ओवरऑल अगर हम कोविड की सिचुएशन तो पूरे मुल्क में ही हमारे सामने है, बट स्टिल कराची में स्पेसिफिकली सिंध की हम बात करें, केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है लेटेस्ट, हम आपसे क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल कराची के अंदर भी हमारे पास, इनफैक्ट कराची में इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें सबसे ज्यादा कराची है, वो क्लोज टू 40%। और यकीनन जो बच्चे हैं और वो भी इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता और फिर ये जो वायरस, ये वेरिएंट जो आया है, इससे बहुत ज्यादा कंटेजियस है। और इसका मतलब है कि एक अगर शख्स के घर में किसी एक फर्द कोई लेके आता है, अगर वो इन्फेक्ट होके आता है और फिर वो, इसका मतलब है कि घर के तमाम अफराद उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। दिस इज गेटिंग वर्स बाय द डे। और फिर जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है वो ये है कि हमारे हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो भी जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। और फिर कल को अगर आप ये समझ लें कि 40% का भी हम 2-3% भी अगर हॉस्पिटल लैंड करते हैं तो फिर हमारा हेल्थ जो है वो अंडर बर्डन आ जाएगा। तो अब मैं कल से भी और आज से भी ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के में ये बात कर भी रहा हूँ कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए थे पिछली वेव में, तो बहुत सारी जो है ना वो एसोसिएशंस नमूदार हो गई थी उस वक्त के जी हमारे बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, हमारे जो है वो स्कूल बंद करके हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा है। पता नहीं इस किस्म के स्लोगन्स आपने भी सुने होंगे और हमने तो बहुत कुछ सुना देखा भी। लोगों को उस वक्त उन तमाम एसोसिएशन को अपने प्रॉफिट्स वो तो याद होंगे, लेकिन अब इस वक्त पब्लिक हेल्थ का इशू है तो वो लोग जो एसओपीज के वादे करते थे, वो लोग जो इस बात के प्रोमिस करते थे कि हम आपको जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, हम एनसीओसी की एनपीआईज को फॉलो करेंगे, हमें बिजनेस अलाउ किए जाएं। आज आप शादी हालों में जाके देखें तो कोई किसी किस्म के एसओपीज को फॉलो नहीं करते। हम बंद करने जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा। कासिम साहब के ये इंडिविजुअली हुकूमत नहीं कर सकती इसमें जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों पे जब तक लॉ इन्फोर्स न किया जाए, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं क्योंकि पाकिस्तानी हैं, तो हम लोग अमल नहीं करते। इट्स ऑल्सो अनदर फैक्ट। लेकिन दूसरी जानिब मैं अगर आपसे स्ट्रैटेजी पूछूं, इस वक्त सिंध की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये जो रेशो है ये बढ़ती जा रही है और चूंकि इसमें मोर्टेलिटी इतना जो रेट है वो ज्यादा नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ओमिक्रॉन के रहमो करम पे सिंध की आवाम को छोड़ दिया गया है या कराची की आवाम को छोड़ दिया गया है? मैं आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा कि इस वक्त जब 40% लोग इसका शिकार हैं, आपकी हिकमत अमली क्या है जिसके तहत आप इसको फाइट करना चाह रहे हैं? देखें, अभी हमने जो हमारी लास्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर दोबारा से भी होगी, कि जिसमें हमने सबसे पहले तो हम स्कूलों के ऊपर जा रहे हैं कि हम स्कूल्स के को देखें कि वहां पर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी क्या आ रहा है। कल भी हमारे 2-3 स्कूल पब्लिक सेक्टर के कराची में बंद हुए और हैदराबाद में भी बंद हुए। इसी तरह से हमने जो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे बिजनेसेस या ये पर्टिकुलरली जो वेडिंग रिसेप्शंस हो रही हैं उनको भी हमने क्लोज डाउन किया, उनको हमने सील किया, उनके ऊपर फाइन्स लगाए। और रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी हमने ये पाबंदी की है कि जहाँ पर आप जो है वो विदाउट वैक्सीन कार्ड के आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं। ये हम थोड़े हम चाहते हैं, पहली और आखिरी बात हम ये चाहते हैं कि जी लोग इसको अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने जो एनपीआईज हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर वो नहीं करेंगे
तो फिर यकीनन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारे पास देखें इस वक्त भी कोई एक ऑप्शन बचेगा तो वो ये बचेगा कि हम इन तमाम बिजनेस को क्लोज करें और कहेंगे जी आप सब लोग घर जाके बैठे। फिर जो है वो हम नहीं चाहते कि लोग पहले तो आपकी स्ट्रेटजी पंजाब में भी थी और आपके सिंध में भी गालिबन थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि अगर किसी एक स्कूल से कोई एक केस रिपोर्ट होता था तो उस स्कूल को बाकायदा तौर पे उसके अंदर स्प्रे किया जाता था, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता था और उसके साथ साथ वो स्कूल बंद भी कर दिया जाता था कुछ अरसे के लिए, यानी कि एक स्मार्ट ऑपरेशन हो रहे थे। तो इसका मतलब है हम थोड़े से बेफिक्र हो गए, हमने वो स्मार्ट ऑपरेशन छोड़ दिए, देन ये अब सूरत हाल सर्च कर रही है, ऐसा है? नहीं, हमने स्कूल तो अभी बंद किए हैं, हमने स्कूल बंद किए हैं। वहां पर स्कूल के अंदर जो स्टाफ है उन तमाम की हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन देखें जब हम 40% की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट है, तो आप अंदाजा करेंगे कि कराची की 40% ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट नंबर, विच नंबर इज क्लोज टू, अगर हम कराची को 2 करोड़ के ही रफली पॉपुलेशन समझें तो इसका मतलब है कि 80 लाख लोग। तो अब 80 लाख लोगों का मतलब ये है कि एवरी अदर हाउस होल्ड हैज सम वन अदर वे और मे बी पूरी होल फैमिली इज एब्सोल्युटली। तो इसका हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें सरकारों को अगर इस बात पे आप लेके आएंगे कि जी आप मैं आपके थ्रू ये उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम एसोसिएशन से जो कल को नमोदार होने वाली होंगी, जब हम ये स्ट्रिक्ट मेजर्स के ऊपर लेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप को जो है ना वो अपनी जहाँ जो SOPs उन्होंने प्रॉमिसेस पहले किए थे उनको अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें जो एक्शन लेने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है कासिम सुमरू साहब, इसमें आई गेस कि अभी जरूरत है स्ट्रिक्ट एक्शंस की, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें बहुत तेजी से फैला है और उसकी वजह से दूसरे शहरों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडली वैक्सीनेशन के हवाले से हम जरूर जानना चाहेंगे क्या सिचुएशन है इस वक्त कराची में या ओवरऑल सिंध में वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कितने लोगों को आप लोग वैक्सीनेटेड कर चुके हैं और जो बूस्टर डोजेस का मामला है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए बूस्टर डोजेस तो चॉइस पे है, बहुत सारे लोग लगवाते हैं, वो इस मोर ऑफ अ चॉइस ना मोर ऑफ अ लग्जरी एट द मोमेंट। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई वो करवाएं। पर्टिकुलरली आप ये देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी, कराची की मैं बात करूं और ये हमारी ऑब्जर्वेशन में आया थ्रू हमारे हेल्थ ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि वो जो खवातीन जो हाउस होल्ड हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या घरों में बच्चे, वो जिनके ऊपर मैंडेटरी नहीं था कि जी वो वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं, जैसे वर्किंग क्लास के लोग, आप लोग हैं, हम लोग हैं, बाहर निकलते हैं, या बाकी अफराद जो जिनके ऊपर मैंडेशन थी कि वो वैक्सीन करवा के अपने ऑफिस ज्वाइन करें या बिजनेस ज्वाइन करें, उन्होंने तो करवा ली। बहुत सारे लोगों ने अब खुद को रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया कि उन्होंने वैक्सीन करवा ली। लेकिन वो खवातीन जो घरों में बैठी हुई हैं और दे फील कि हम कहीं बाहर नहीं जाते तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। कोई ये नहीं उनको ये बता दे कि जी आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगी तो कल को बाहर से आपकी मेड लेके आ सकती है, आपका ड्राइवर लेके आ सकता है, आपके घर का कोई दूसरा फर्द जो है वो वायरस कैरियर होके घर में आ सकता है और आपको अगर वायरस लगेगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, सीरियसली इल करेगा। टाइम इज शॉर्ट, तो मैं इन दी एंड ये चाहता हूँ हॉस्पिटल्स के हवाले से जरा हमें बताइए, जो केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस जो हैं या जो रेशो है वो भी ओब्वियसली इट कैन इंक्रीज, उसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं इनके? देखिए हमारे पास इस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है कि हम पिछले ये जो 2, 4, 5 के वेव्स की में हमने हॉस्पिटल कैपेसिटी को बहुत इनहांस किया है। हमारी पब्लिक सेक्टर की कराची से लेकर हैदराबाद, फिर आपका सखर, लारखाना, मीर बुखार, शहीद बेनजीराबाद, तो हमने हर जगह पर हॉस्पिटल कैपेसिटी, ICUs, HDUs के ऑक्सीजन की एम्पल सप्लाई है। हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी लगाए हुए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर। तो वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। बट लेकिन अगर इस तरह ज्यादा स्प्रेड हो और फिर आपके अगर हेल्थ केयर स्टाफ उस पे इन्फेक्ट होगा तो वो तो आइसोलेशन में चला जाएगा। अभी आपके सर्वेज या जो आपकी हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कशंस हो रही हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या ये कर्व फ्लैट होगा या अभी इसने ऊपर ही जाना है? जो बढ़ती रेशो है अभी क्या नजर आ रहा है?
देखें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अभी मजीद जाएगा ऊपर। अच्छा। वी प्रॉबली थिंकिंग कि हम ये अब फिर दूसरी बात जो है ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आज भी वो कहते हैं कि बुखार, अब फ्लू हुआ है सर्दियों की वजह से, मौसम लेकिन चेंज दूसरी हुआ है। जानिब कासिम साहब, एक तरफ केसेस 40% पे जा रहे थे, दूसरी जानिब कराची में फूड फेस्टिवल्स चल रहे थे जो कि ओबियसली हुकूमती सरपरस्ती में ही होते हैं, उनके पास एनओसीज होते हैं, तो इनको भी जरा कंट्रोल करें। टाइम हमारे पास कम है। जी मैं इस पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन ये जो इस तरह के फेस्टिवल होते हैं सर, उसमें बहुत सारे लोग वो इन्वॉल्व हैं जो शुरू दिन से जो है ना वो गवर्नमेंट से ले लेते हैं। चले काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात होती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। तनकीद करना कतई तौर पे नहीं है, आप एक जिम्मेदार जगह पे हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, आपकी हुकूमत के साथ, लेकिन लोगों के लिए बेहतर स्ट्रेटजी होगी तो रिजल्ट्स बेहतर निकलेंगे। एज ही सेइंग कि अभी इसने ऊपर जाना है और स्पेसिफिकली लोगों को भी एहतियात की जरूरत है। हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक आप खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तब तक। वो मेरे वाला जुमला बोल देना, हुकूमत ने क्या कहा है, 3:30 ना रहना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ सोशल वर्क के हवाले से। तो बहुत सारे सोशल वर्कर्स ऐसे हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी मामला हो। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो शख्सियत जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनको स्किल्स सिखा रही हैं और उसके हवाले से उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक एक्टिविटी भी प्लान की हुई है। इन्हीं से हम जानते हैं। अनुषा ताहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। अनुषा, एक्सप्रेसो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा अनुषा, सबसे पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, ये है क्या? आप लोग ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको स्किल सिखा रहे हैं, दीगर मामलात हैं, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली ये ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, हम ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाते हैं, साथ साथ इनको जो ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन में सपोर्ट करना, वो पढ़ना चाहे, फैमिली एक्सेप्टेंस है तो उसको सपोर्ट करना एजुकेशन में। उसके बाद कुरान क्लासेस, उनको भी रिसेंटली हमने स्टार्ट किए दीनी कुरान क्लासेस लाहौर में। उसके बाद ट्रांसजेंडर्स को ये सिलाई कढ़ाई सिखाना और डिफरेंट बिजनेस सेटअप करवा के देना जो वो करना चाहें खुद से। ठीक है, ठीक है। तो आप ये क्या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या आपके साथ कोई एनजीओ को फाउंडेशन भी एसोसिएटेड है या आप अपने ऑन पर ये काम कर रहे हैं? ये लोग हम अपने ऑन पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम है। अगर मैं मेडिकल इश्यूज आए तो हम उनको, और जो हॉस्पिटल हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं हमारे साथ इसमें, और ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली और स्टूडेंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं और कितने लोग आपसे पढ़ के जा चुके हैं या वो पढ़ के एक एक्टिव फर्द के तौर पे माशरे में शामिल हुए? देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर से नॉर्दर्न एरियाज में भी काम कर रहे हैं, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट तक। तो आप कहें ना, ग्रुप ऑफ जितने ट्रांसजेंडर्स हैं रजिस्टर्ड 100 प्लस से भी ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो सुनता है, फिर वो कांटेक्ट करते हैं, हम लोग केसेस को वेरीफाई करते हैं जाके नॉर्दर्न एरिया से कि ट्रांसजेंडर्स हैं लाहौर में है या इस्लामाबाद में है। उसके बाद हमारी टीम है जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और नॉर्दर्न एरियाज में है। उसके बाद हम लोग उन ट्रांसजेंडर के पास जाते हैं, उनको बिजनेस करवा के देना है, जो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी होती है, मेडिसिन चाहिए। तौर पर तो लोग इस तरफ आते ही क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर्स नहीं होते हैं, दे कन्वर्ट देयरसेल्व्स, हमें पता है, इस पर काफ़ी रिसर्च और रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो उनको तो हम कहते हैं अक्सर कि डिस्करेज करने की जरूरत है क्योंकि दे कैन बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में खुद को अनफिट फील करते हैं, दो कि वो ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, लेकिन समहाउ दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट सोसाइटी एंड देन दे कम टू दिस साइड। आप जब अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ को आप बाइफरकेट करते हैं कि दे शुड रीच टू द राइट पर्सन एट द सेम टाइम? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, मैं जो काम करती हूँ ग्रास रूट लेवल के साथ काम करती हूँ, स्टिक बैगिंग कर रहे हैं, जो लोगों के घरों में जाके मांगते हैं। मैं बहुत लो प्रोफाइल के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है, जिन पे सिलेंडर्स फटे हुए हैं, जो बर्न ट्रांसजेंडर्स हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने ऑपरेशंस करवाते हैं, ठीक है। मैं उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। मैं जिनके साथ काम करूँ बाय बर्थ जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, मेक श्योर कि वो डिजर्व एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अनुषा, ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस विद द टाइम आ रही है और बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत भी है। एजुकेशन को लेके आप लोग किस तरह से केटर कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक उस तरह से स्कूल्स नहीं है, आप लोग अपने ओन पर या किस तरह से इनके एजुकेशन को आगे ताकि ये एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकें सोसाइटी के अंदर? उसमें यह कि मेरे पास जो ट्रांसजेंडर है वो ग्रुप ऑफ 25 टू ऑनवर्ड एज के ट्रांसजेंडर्स हैं। उसके बाद हमें ट्रांसजेंडर्स जो है खुद बताते हैं कि कौन सा बच्चा उनके पास अभी आया है या कौन सा बच्चा उस घर में है। उधर जाके हम लोग उनके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं सारा, उस बच्चे की मेडिकली उसकी काउंसलिंग होती है, फिजिकली उसकी काउंसलिंग होती है और मेंटली उनकी फैमिली काउंसलिंग की जाती है कि ये वाकई बच्चा ट्रांसजेंडर है कि या ऐसे ही बना हुआ है। उसके बाद अगर उसकी फैमिली उसको पढ़ाना चाहे, उसको हम एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी स्कूल में चला जाए,
उसके फिर मतलब स्कूल में गार्डियन जो होते हैं वो हम लोग बन जाते हैं। अगर स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ रही थी, बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही थी कि ये अब नॉर्मल बच्चों में कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए तो आप जिस लेवल पे काम करिए वो तो मैस लेवल नहीं है, बहुत बड़ा स्केल नहीं है। अभी हम इसे कहें अगर आपके पास 100 लोग भी हैं तो ये बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन कॉज अच्छा है और आप जो जिसको लेके चल रही हैं, तो कहाँ तक इसको लेके जाने का इरादा है और क्या इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है? आप खुद इसकी सरपरस्ती न भी करें, क्योंकि हर शहर के अंदर ये फिनोमिनन या ये लोग तो मौजूद हैं एंड दे नीड पीपल लाइक यू। इसमें इंशाल्लाह जो मेरा इन फ्यूचर प्लान है इसमें शेल्टर होम बनाने का, वो बुजुर्ग ख्वाजा सराओं के लिए, जैसे हमारे माँ बाप सर्टेन एज में जाके बुजुर्ग हो जाते हैं और फाइनेंशियली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, इस तरह ट्रांसजेंडर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोगों पे हो जाते हैं, क्योंकि यंग एज में वो नाच गाने कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, अपना एक रोज़ी कमा रहे होते हैं। जब एक बुजुर्ग एज में चले जाते हैं तो वो फाइनेंशियली लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरा उनके साथ इन फ्यूचर उनके लिए कुछ करना, उन लोगों के लिए करना जिनको फैमिली ने अभी तक 80 ईयर्स में या 50 ईयर्स में भी एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत से लोग हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर्स हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं। कैसे अब अभी भी बैगिंग कर रहे हैं मांग के, या अगर जो हमारे पास आते हैं उनको हमने कुछ स्मॉल बिजनेस सेटअप दे दिया, मास्क दे दिए, कोई उनको फ्रूट्स की या फलों का कार्ट लगा दिया, या जो भी वो काम करना चाहे, उनका जो भी वो काम करना चाहे। तो ये अपने वसाइल से करती हैं आप? नहीं, इसमें ये है कि जैसे मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है, या जब हम इसको फेसबुक पे शेयर करते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करते हैं, तो लोग खुद कांटेक्ट करते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का बताएं आईडी, ताकि लोगों को पता हो। हमारा जो फेसबुक पे पेज है वो है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से, और जो इंस्टाग्राम पे वो ट्रांसजेंडर_empowerment। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, आपकी जो जिस तरह से आप फेसबुक पेजेस के थ्रू करते हैं, अगर अपने स्टेट लेवल पर कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए वैसे तो बहुत लिमिटेड है, काम नहीं करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन स्टिल उनके साथ कोई आपका राब्ता हुआ या कोई कोलैबोरेशन का? देखिए, उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कर दी है, पॉलिसी निकाल दी, कुछ भी, जब तक आपने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं की जाती, अब अनाउंस कर दो, देखो ना चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, एक्शन उन पर आ रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा, तो तब तक उसका बिल का कोई फायदा नहीं है, रूल्स एंड पॉलिसी का फायदा ही नहीं है। इस हुकूमत ने वैसे कुछ इकदाम तो किए हैं, वो सिर्फ पेपर्स में ही है। देखिए, इनिशिएटिव लिए बहुत अच्छे लिए हैं, ठीक है, मगर इनिशिएटिव लेने के बाद भी जब कोई ट्रांसजेंडर को हर्डल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम जैसे लोग ही हैं ना जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनका नुमाइंदा वहाँ पे ट्रांसजेंडर बैठना चाहिए, जो डायरेक्ट किसी वजीर आला से या वजीर पंजाब से एग्जैक्टली बिल्कुल हो, जो अपने ट्रांसजेंडर के मसले लेके आए। और गवर्नमेंट को मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ कि ऐसा रूल होना चाहिए कि 18 साल की उम्र तक बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहे, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कोई जुल्म ना कर सके, जैसे उसको उसके ख्यालात जैसे भी हैं, चाहे एग्जैक्टली गवर्नमेंट को चाहिए, भाइयों के बीच में वो नॉर्मल नहीं भी फील करता, बिल्कुल गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाए उन खास इन बच्चों के लिए, और ऐसी हेल्पलाइन बनाए कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है तो उस हेल्पलाइन पे डायरेक्ट यस बिल्कुल डायरेक्ट रिपोर्ट कर सके। जैसे बच्चों के लिए वैसे पंजाब हुकूमत ने पिछले उस टेन्योर में अच्छा काम अब भी इनफेक्ट किया, तो ये अच्छी आपकी सोच है, बहुत अच्छा काम है। बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अच्छा ख्वाजा आपका, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। अनुशे ताहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से बात करी थी कि ट्रांसजेंडर के जो मसाइल हैं, उन्होंने ओल्ड एज ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की। लिटरली आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से ओन नहीं कर सकते, आप जरूर मदद कीजिए उनकी, और ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, अनुशे जैसे लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। प्रोग्राम हमारे इख्तिताम की जानिब है, थैंकिंग अनुशा। हम बिल्कुल एंड पे भारतीय वज़ीर आज़म साहब की क्लिप बड़ी वायरल हुई, आपका मूड अच्छा करते हुए जाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, बीइंग एंकर वी कैन रियली अंडरस्टैंड इस पोजीशन कि जब एक एंकर, अमला हसन समझ सकती हैं ऑफ एंड ऑन, अगर ऐसा सूरत हाल हो जाए तो, क्योंकि मैं इनको ये टफ टाइम देता रहता हूं, तो गड़बड़ हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर जनाब मोदी साहब का मजाक बन गया और एकदम से हड़बड़ा गया। अमला हसन क्या फील करेंगे? फील ये होता है कि जब आपका को एंकर कोई प्रॉम्प्टर गलत चला रहा हो, टेलीप्रॉम्प्टर, तो बहुत ही उलझन होती है, लेकिन स्टिल ये तो बिल्कुल हम फिर संभाल लेते हैं। लेकिन ऑपोजिशन ने इनके ऊपर कहा है कि इससे लगता है कि मोदी साहब का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, यानी कि भारत किसी और के जरिए ऑपरेट हो रहा है। सो मोदी साहब आप सब ना करें, कुछ खुद से भी कर लें, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। इट वाज फनी बट एट द सेम टाइम हमारे लिए थोड़ा सा वो भी था, सबक आमोज भी था कि टेलीप्रॉम्प्टर पे रिलाई नहीं करना, पेपर्स पे रिलाई करना। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।